नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प डिफेंस एनालिसिस में हम एक ऐसे वॉर गेमिंग सिनेरियो पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में दक्षिण एशिया के पूरे पावर बैलेंस को गहराई से प्रभावित कर सकता है। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि एकदम न्यूट्रल होकर मौजूदा रक्षा संवादों और तथ्यों के आधार पर इस काल्पनिक स्थिति का गहराई से विश्लेषण करेंगे। सवाल एकदम सीधा और बहुत ही प्रभावशाली है। क्या हो अगर भारत रूस के Su-57 फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर ले? देखिए, मई 2026 तक की ताज़ा चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हम बेस माने तो ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। स्पष्ट कर दूं कि अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो भविष्य में इसके तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव काफी गहरे होने वाले हैं। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, रूसी Su-57 का असल प्रस्ताव क्या है। दूसरा, Su-57 को डिकोड करना। तीसरा, रणनीतिक युद्ध क्षेत्र। चौथा, भारत के अपने AMCA पर प्रभाव। पांचवां, इससे जुड़े बड़े जोखिम। और अंत में छठा, क्या यह वाकई एक गेम चेंजर है या फिर एक बहुत बड़ा रिस्क। भाग 1, रूसी Su-57 का प्रस्ताव। तो आइए सबसे पहले इस पूरी भू राजनीतिक बातचीत की असलियत को समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे वास्तव में क्या चल रहा है। ये जानना काफी जरूरी है कि भले ही आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम डील साइन नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं बहुत ही एक्टिव हैं। रूस ने बाकायदा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसे भारत में ही बनाने का ऑफर दिया है। और सबसे हैरानी की बात पता क्या है? HAL का अपना अनुमान है कि हमारे पास इन फाइटर्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 50% फैसिलिटीज पहले से ही मौजूद हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अब इस काल्पनिक परिदृश्य में अगर खरीद की दिशा में कदम बढ़ाया जाता है तो मीडिया रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि शुरुआत में 2 से 3 स्क्वाड्रन शामिल किए जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वायुसेना के बेड़े में लगभग 40 से 60 नए फाइटर जेट्स जोड़े जा सकते हैं। जरा सोचिए, वायुसेना की ताकत में ये कितनी बड़ी छलांग होगी। भाग 2, Su-57 को डिकोड करना। अब वक्त है इस एयरक्राफ्ट के अंदर झांकने का और इसकी तकनीकी बारीकियों को समझने का। तो सबसे अहम बात यह है कि हम वास्तव में किस मशीन की बात कर रहे हैं। अभी चर्चा बेसलाइन Su-57 की है, जिसमें पुराना AL-41F1 इंजन लगा है। इसकी टॉप स्पीड मैक 2 है और इसका 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इसे हवा में गजब की कलाबाजी करने की ताकत देता है। लेकिन सच कहें तो इसे पूरी तरह से 5th जनरेशन मानने के बजाय 4.9 जनरेशन कहना ज्यादा सटीक होगा, कम से कम तब तक जब तक इसका नया M1 अपग्रेड पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाता। इस फाइटर जेट को सही नजरिए से देखने के लिए डिजाइन की 2 अलग-अलग फिलॉसफीज को समझना होगा। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका F-35 में एब्सोल्यूट स्टेल्थ यानी रडार से पूरी तरह गायब होने को सबसे ऊपर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूसी डिजाइन में रडार क्रॉस सेक्शन को थोड़ा कम तरजीह देकर उसकी जगह सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, बेजोड़ स्पीड और एडवांस्ड सेंसर्स के बैलेंस पर फोकस किया जाता है। इसलिए Su-57 को सीधे F-35 के तराजू में तौलना एक अपूर्ण विश्लेषण होगा। भाग 3, रणनीतिक युद्ध क्षेत्र। तकनीकी पहलुओं से थोड़ा बाहर निकलकर अब ये देखते हैं कि बॉर्डर पर मौजूद रणनीतिक समीकरणों में ये जेट क्या कमाल कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर को 3 बेहद खास रोल्स में इस्तेमाल कर सकती है। पहला, अपने Su-30 MKI के साथ मिलकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला करने और उन्हें एस्कॉर्ट करने में। दूसरा, तिब्बत के ऊपर चीनी J-20 इकोसिस्टम के खिलाफ एक मजबूत हवाई सुरक्षा ग्रिड तैयार करने में। और तीसरा, एक सुरक्षित दूरी से स्टैंड ऑफ मिसाइल लॉन्चर के रूप में इसका सटीक इस्तेमाल। रणनीतिक नजरिए से देखें तो पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई 5th जनरेशन फाइटर नहीं है। ऐसे में Su-57 की मौजूदगी, या सच कहूं तो इसकी मौजूदगी की महज अफवाह भी वहां एक भारी सामरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए काफी है। ये दुश्मन के AWACS सिस्टम्स को पूरी तरह बेअसर कर सकता है और भारत की न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेसिटी में एक अदृश्य यानी स्टेल्थ लेयर भी जोड़ सकता है। इस रूसी प्लेटफॉर्म की एक और बड़ी खासियत इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। रूस इसे भारत के अपने स्वदेशी हथियारों के साथ जोड़ने की अनुमति देता है, चाहे वो अस्त्र और रुद्र मिसाइलें हों, स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब हों या फिर कैट्स वॉरियर ड्रोन्स के साथ मैन अनमैन टीमिंग। ये खूबी इसे भविष्य की एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण पुल बनाती है। भाग 4, भारत के AMCA पर प्रभाव। रणनीतिक सीमाओं से थोड़ा हटकर चलिए अब देश के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा।
और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि हमें 2035 से पहले एक स्टॉप गैप की सख्त जरूरत क्यों है। हमारे स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट का टारगेट 2035 के बाद का है। जो लोग सुपर सुखोई अपग्रेड को एक ऑप्शन मानते हैं, उन्हें इस टाइमलाइन पर जरूर गौर करना चाहिए। सुपर सुखोई की फाइनल डिलीवरी खींचकर 2036 के अंत तक जा सकती है। जब एयरफोर्स को आज और 2035 के बीच का गैप भरना है, तो इतनी भारी देरे वाला प्रोजेक्ट एक कारगर उपाय बिल्कुल नहीं हो सकता। भाग 5, बड़े जोखिम। देखिए, हर डिफेंस डील के दो पहलू होते हैं, इसलिए बिना किसी बायस के रूसी प्लेटफॉर्म्स के साथ आने वाली कमियों और चुनौतियों को समझना भी बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ा सिरदर्द है लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन। अल्जीरिया का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ रूसी इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी शुरुआत के 80% से गिरकर 55 से 60% के आसपास आ गई है। अब जरा सोचिए, एक अत्याधुनिक फाइटर जेट स्पेयर पार्ट्स के इंतजार में बस हैंगर में खड़ा रहे तो क्या फायदा। स्पेयर पार्ट्स की ये अनिश्चितता किसी भी वायुसेना की युद्धक क्षमता की रीढ़ तोड़ सकती है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली जोखिम सीमाओं पर नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर है। अगर सिर्फ कुछ जेट्स लिए जाते हैं तो ये तकनीक सीखने का एक अच्छा जरिया बन सकते हैं, लेकिन अगर ये डील 100 से ज्यादा जेट्स की हो गई तो हम फिर से आयात के उसी पुराने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमारे अपने स्वदेशी AMCA प्रोग्राम को, जिसकी गति और फंडिंग दोनों ही रुक सकती हैं। तकनीकी कमजोरियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेसलाइन Su-57 का स्टेल्थ डिजाइन पूरी तरह से अभेद्य नहीं है। इसके सामने का डिजाइन तो रडार से बच सकता है, लेकिन एक्सपोज्ड इंजन ब्लेड्स और पैनल्स के बीच के गैप्स के कारण ये ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद उच्च स्तरीय चीनी रडारों के सामने साइड या पीछे से काफी आसानी से डिटेक्ट हो सकता है। भाग 6, गेम चेंजर या जोखिम। सभी पहलुओं को देखने के बाद आइए इन सारे तथ्यों को एक अंतिम निष्कर्ष में पिरोते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पूरा मामला बैलेंस का है। एक लिमिटेड खरीद के अपने फायदे हैं। ये 2035 तक के लिए एक ब्रिज का काम करेगी, संस्थागत स्टेल्थ लर्निंग लाएगी और टेक ट्रांसफर का भी मौका मिलेगा। इसके विपरीत बड़े पैमाने पर की गई खरीद एक रणनीतिक जाल बन सकती है, जो न केवल रक्षा बजट को भारी दबाव में डालेगी, बल्कि प्रतिबंधों और सप्लाई चेन की अनिश्चितताओं के बीच स्वदेशी आत्मनिर्भरता की प्रगति को भी पूरी तरह से रोक सकती है। तो अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरी रणनीतिक दुविधा खड़ी होती है। क्या सीमाओं पर मौजूद विरोधियों पर तत्काल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का फायदा भारत की अपनी स्वदेशी आत्मनिर्भरता और 5th जनरेशन भविष्य को दांव पर लगाने के जोखिम से अधिक है? अल्पकालिक सुरक्षा और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के बीच इस चुनाव की कीमत क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में रक्षा नीतियों की दिशा तय करेगा। इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।